नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज है क्योंकि मतदान का दौर अब शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 के मतदान भी शुरू हो चुके हैं और जो सरगर्मियां हैं वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारी साधना न्यूज की टीम भी मिशन 2022 के अंतर्गत जगह जगह जाकर, जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर वहां की स्थितियों को जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार की जो हवा है वो किस ओर है, जनता का जो मत है वो किस ओर है और 2017 से बीजेपी काबिज है तो जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो कितना पूरे किए गए हैं। और मिशन 2022 के अंतर्गत हमारी टीम पहुंची है बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा से। एआईएमआईएम के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है हाजी इंजीनियर कोमेल अशरफ खान जी। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले साधना न्यूज में आपका। विधानसभा चुनाव है, सबसे पहले बहुत ज्यादा समय नहीं है लेकिन संक्षेप में आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई। मैं एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और उस समय आज़ादी के बाद इतने संसाधन नहीं थे, बहुत अभाव था, बहुत कमियां थीं और सामंतों और जमींदारों का बड़ा ही आतंक था। तो मेरा घर हमेशा शोषित, वंचित, दलित और दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ता था। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध करना पड़ता था, बहुत झेलना पड़ता था, मगर इस लड़ाई को हमारे घर ने कंटिन्यू रखा और इंटरमीडिएट तक मैं चूँकि गांव में ही रह के शिक्षा प्राप्त की तो मुझे सारी बातें पता है कि दो वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं होता था और दो कपड़े का भी इंतज़ाम नहीं था। इसलिए गरीबी मैंने बहुत करीब से देखा है, अभाव में ज़िंदगी गुजरी है। इसलिए मैं उन लोगों का जीवन बेहतर करना चाहता हूँ जो लोग गरीबी में जी रहे हैं या अभाव में जी रहे हैं। राजनीति में आने का मेरा यही उद्देश्य है और चूँकि मेरा परिवार राजनीतिक था इसलिए कहीं न कहीं मेरे ब्लड में भी राजनीति रही है। ये ज़रूर है कि मैं पढ़ने में अच्छा था और स्कॉलरशिप उस वक्त इम्तहान देने के बाद मिलती थी तो मैंने स्कॉलरशिप से अपनी शिक्षा पूरी की और हिंदुस्तान के माने जाने 5 इंस्टीट्यूशन आईआईटी में आईआईटी कानपुर से मेरी शिक्षा हुई। मास्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया और मुझे एक मौका मिला था अमेरिका जाने का, मगर मुझे यहाँ की मिट्टी से इतना लगाव था, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने गांव, अपने ज़िले से लगाव था, इसलिए मैं अमेरिका नहीं गया और मैं यहीं की सेवा किया। और अभी भी मैं कुछ समाज सेवा भी मैं सर्विस में रहते हुए अपने संसाधनों से करता रहा। कुछ मजहबी काम भी करता हूँ, उसमें मदद करता हूँ, मंदिर मस्जिदों में भी थोड़ा मोड़ा तामीर में मदद करता हूँ। तो मगर मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करने के लिए या बड़े उद्देश्य के लिए, प्राप्ति के लिए राजनीति में आना जरूरी है। तो इस तरह राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और अब आप कुर्सी विधानसभा से प्रत्याशी भी है। चुनाव की बात करते हैं। इस बार के चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे आपके विधानसभा क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का दौर भी चल रहा है और मतदान की तारीख भी नजदीक है। बाराबंकी जनपद की बात की जाए तो क्या मुख्य मुद्दे हैं वहां के विधानसभा के जिन पर काम नहीं हुआ है अब तक, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं कर पाई है? या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, उस पार्टी की बात कीजिए। मुल्क को आज़ाद हुए 74 साल हो गए और अल्पसंख्यकों में विशेषकर मुसलमानों ने आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी हैं, चाहे केंद्र में बनी हो चाहे लखनऊ में बनी हो, उनमें हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट रहा है, मगर उनको 74 साल में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली, कहीं कोई भागीदारी नहीं मिली। मेरी पार्टी का मेन मैनिफेस्टो है, उद्देश्य है कि आज़ाद हिंदुस्तान में जिन लोगों को भी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली है, चाहे वो जिस समाज से हों, चाहे वो मुस्लिम समाज से हों और चाहे हमारे अन्य भाई लोग, हिंदू भाई लोग हैं, उन सबको हिस्सेदारी दिला के रहेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है। बाकी क्षेत्रीय आधार पर इस विधानसभा में जो वर्तमान सरकार है उसने जो वादे किए, चाहे वो रोजगार देने का, चाहे रोजगार स्वरोजगार पैदा करने का,
चाहे वो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, वो इन मुद्दों पर फेल है। और हम चाहते हैं कि अगर मेरी पार्टी यहाँ से जीतती है तो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रमुखता ज़्यादा रहेगी। आबादी के अनुपात में विद्यालय, डिग्री कॉलेज खुलवाना, आबादी के अनुपात में अस्पतालों का इंतज़ाम करना जिससे लोगों के स्वास्थ्य ठीक रह सके, और सड़कें गुणवत्ता पूर्वक निर्माण कराना। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में वादा किया था गड्ढा मुक्त सड़कों का, वो आपके क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आ रहा? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। और चूंकि सड़कें गुणवत्ता पूर्वक बनाए निर्माण नहीं हुई हैं, इसलिए वो बनने के बाद ही से वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। और शिक्षा की बात की जाए, आपकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है जिस तरह आपने बताया, तो क्या ज़रूरत है कुर्सी विधानसभा की जनता को कि यहाँ पे शिक्षा में ये कॉलेज या ये विद्यालय या ये टीचर्स वहाँ पर होने चाहिए? देखिए, तो अभी फिलहाल की स्थिति में नहीं है। बाराबंकी जिला की बहुत पुरानी तहसील है फतेहपुर, और जितनी भी तहसीलें हैं जैसे हैदरगढ़ है और सब चीज़ें हैं, और बड़ा ज़िला है, यहाँ पर 2 ज़िले भी हो सकते हैं, मगर उस हिसाब से सरकारी संसाधन नहीं है। एक सरकारी डिग्री कॉलेज तक तो है नहीं, एक लड़कियों का इंटर कॉलेज भी नहीं है, ITI तक नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, काफ़ी चीज़ों का अभाव है। और उसको सिस्टमेटिक ढंग से इसको किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक ही रहते हैं, हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर 26% अल्पसंख्यक हैं, बाकी अन्य हमारे हिंदू भाई हैं। तो जो भी संसाधन किए जाएंगे वो सबको लाभ पहुंचाएगा। स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति देख पा रहे? क्योंकि जिस तरह हमारी टीम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है तो कई स्वास्थ्य केंद्र हैं तो वहां पर डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है या फिर वो सारी व्यवस्था नहीं है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र की में क्या स्थिति? मेरा ये मानना है कि जैसे बड़ी तहसीलें हैं, बड़ी आबादी है, तो जैसे जिला अस्पताल जिले पर खुलता है तो तहसील चिकित्सालय भी खुलना चाहिए और सुविधाएं उसमें जिला अस्पताल जैसी होनी चाहिए। क्योंकि सरकार कहती है कि सरकार जनता के द्वार, चाहे वो सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे अधिकारों को लेकर के हो, मगर हर आदमी के पास साधन नहीं है कि वो 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर जाकर दिखाए। तहसील पर भी वेल इक्विप्ड चिकित्सालय होना चाहिए और CSC PSC से काम नहीं चलने वाला है। और हर बड़ी आबादी में एक ग्रामीण PSC होनी चाहिए। ये जो आप बात कह रहे हैं, अगर जनता का प्यार आपको इस बार के चुनाव में मिलता है तो वो ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाएंगे? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं भरसक प्रयास करूंगा और अपने फंड से, अपने संसाधनों से भी कुछ काम मैं करूंगा। अगर सरकार नहीं करती है या सरकार नहीं मानती है तो मैं अपने संसाधन से भी करूंगा, अपने पैसे से करूंगा, जो मुझे फंड मिलेगा जैसे होगा। और लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार AIMIM के सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। जो सरकार बनेगी उसमें हमारी भागीदारी होकर रहेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव देश का आने वाला भविष्य तय करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सारे मुद्दे हैं, जातिवाद का मुद्दा है, धर्मवाद का मुद्दा है, समीकरणों को देखा जाता है। तो ये सारे प्रमुख मुद्दों पर भी हर पार्टी काम करती है। हाँ, काम कर रही हैं, सारी पार्टियां काम कर रही हैं। बहुत से हैं जो समाज को बांट करके हुकूमत करना चाहते हैं, ध्यान भटकाने के लिए हिजाब को पैदा कर दिया, जबकि ये सब चीज़ें तो बहुत पहले चली आ रही थी। धार्मिक स्वतंत्रता है सब लोगों को, पहनावे की स्वतंत्रता है। कोई आदमी अगर पर्दे में रहना चाहता है तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप बेपर्दा हो जाइए। मगर इस वक्त सरकार के पास, जो हुकूमत में सरकार है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ज़बरदस्ती पैदा किया गया है क्योंकि
उनको ध्यान भटकाना है बेरोजगारी से, उनको ध्यान भटकाना है महंगाई से, उनको ध्यान भटकाना है स्वरोजगार पैदा करने के। तो सारी समस्याएं हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों से। मतलब सरकार की नाकामियों से ध्यान बटाने के लिए हिजाब एक चैप्टर शुरू कर दिया गया। और कहाँ शुरू किया गया? कर्नाटक से। तो मैं तो यही मानता हूं कि सिर्फ वोट पाने का मकसद है, वोट को डिवाइड करने का। आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी असदुद्दीन ओवैसी जातिवाद धर्मवाद को लेकर कई बार उनके बयान सामने आए हैं। बीजेपी की रणनीति पर काफी खफा रहते हैं। बीजेपी की रणनीति जो है वो अल्पसंख्यक समाज को तकलीफ देने वाली होती है। मेरा ये मानना है कि जालिम नहीं चिल्लाता है, मजलूम चिल्लाता है। जिसके ऊपर जिसको सताया जाता है वो चिल्लाता है। वही हाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। वो किसी धर्म जात की संप्रदाय की राजनीति नहीं करते हैं, मगर चूंकि अपने समाज के लोगों के साथ जब अत्याचार होता है तो वो मजबूर हैं बोलने के लिए। अगर यही हिजाब का मामला आया है तो जरूर बोलेंगे कि भाई आज क्यों ये चैप्टर खुला है। ये तो बहुत दिनों से मुस्लिम औरतें बुर्के में रहती हैं और आज़ादी है। बुर्का धीरे धीरे उतर भी गया बहुत से लोगों का, कुछ दूसरे तरीके से पहनती हैं। बालों का पर्दा है, चेहरे का पर्दा नहीं है। और हमारे जो कपड़े होने चाहिए वो बिल्कुल हमारा कोई अंग दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ, बस ये है पर्दा। अब उसमें चूंकि नकाब पहनने पर सारी चीज़ें ढक जाती हैं, इसलिए नकाब चल रहा। बहुत सी जगहों पर ढीले ढाले कपड़े लोग पहनते हैं, नकाब नहीं पहनते हैं। हम लोग फोर्स भी नहीं करते हैं। नकाब वाला मुद्दा तो वो स्कूल का है, मतलब स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है जो सबको पहनना रहता है। स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, मगर ये तो आज़ादी के बाद जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से ये चीज़ें चल रही हैं। और तब तो बहुत ज़्यादा नकाब में लड़कियां रहती थी। अब तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया, लोगों का दूसरे तरीके आ गए। तो ये चीज़ आज क्यों उभरी है? 74 साल से जो चीज़ चल रही है, और 74 क्या उसके पहले से भी चल रही है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी पर्दा था, सब कुछ है, मगर आज ही क्यों उठा है? यूनिफॉर्म को देखने की बात आज ही क्यों हो रही है? मॉडर्नाइजेशन की बात की तो आप सपोर्ट कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन का, मतलब जो बदलाव हो रहा है वो ठीक है। जी, नहीं, बदलाव हो रहा है, मगर हमारी संस्कृति और हमारे जो भी अच्छे उसूल हैं मज़हब के, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे इस्लाम धर्म के हों, वो कायम रहने चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जब ये ऐलान हुआ है AIMIM पार्टी की ओर से कि इस बार के चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, तो सिर्फ 100 सीटें क्यों? फिर उसके बाद ये भी चर्चाएं चली कि जहां पर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर प्रत्याशी उतारे गए। ज़्यादातर 74 सालों में अगर अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं मिला, अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी नहीं मिली, तो पहले बात तो हम उन्हीं से शुरू करेंगे। बाकी हम और लोगों को भी देखेंगे कि एक ही समाज के लोग जहां रिजर्वेशन होता है अनुसूचित जाति में, IAS हो जाते हैं, IPS हो जाते हैं, SDM हो जाते हैं, तहसीलदार होते हैं, उन्हीं का बेटा बार बार रिजर्वेशन का फायदा पाता है। गांव में रहने वाले राम प्रसाद, गुरु प्रसाद का लड़का नहीं आ पाता है। मेरा मानना है कि अगर सरकार की नीति और नियत ठीक है तो ये परिवर्तन आ सकता है। पहली प्रायोरिटी अल्पसंख्यक लोग रहेंगे। यस, अल्पसंख्यक रहेंगे, मगर उस कैटेगरी में जो भी मेरा हिंदू भाई आता है वो सब आएंगे मेरे साथ। हाँ, वो सबको लिया। प्रायोरिटी यही है तो फिर बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जाएंगे जातिवाद को लेकर, उसको कैसे नकारा जाए? नहीं, जातिवाद आपके अध्यक्ष बीजेपी पर आरोप नहीं, जातिवाद का जो आरोप है वो गलत है। क्योंकि गांव में रहने वाले 95% लोग गरीब हैं और अभाव में जीते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है और न मिल रहा है। इसलिए ये लड़ाई सब सामूहिक है, सबकी लड़ाई है। हाँ, ये वो महसूस नहीं कर पा रहे इस वक्त, और ये समझते हैं क्योंकि हमारे कायद, हमारे नेता भाई टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं,
तो वो समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मगर ऐसा नहीं है। जो समस्या होगी पार्लियामेंट में भी वो बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं। हाँ, किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं बोलते। जिस तरह 2017 में जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की जनता में, और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया था, जो घोषणा पत्र 2017 में आया था, अब जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया है, कहा जा रहा है, विपक्ष के भी ये तमाम आरोप है कि वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि वो सारे वादे पूरे किए गए हैं और उन्हीं वादों को लेकर एक बार फिर इस बार के चुनाव में वो अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। आए दिन तो प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। क्यों बदले जा रहे हैं? हुआ 2017 में कि स्काईलैब की तरह मनमाने ढंग से उतार दिए गए और जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट करके वोट ले लिया गया। तो क्यों नहीं आज उसी कैंडिडेट को कंटिन्यू कर रहे हैं? क्यों कैंडिडेट बदलने की जरूरत पड़ गई है? और आप ये बता दीजिए, आप लोग तो भाई बहुत गहराई तक आंकड़े रखते हैं, 5 साल में कितनी सरकारी नौकरियां दिया इन्होंने? कोई रोजगार नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं दिया, जबकि हर महीने रिटायरमेंट से रिक्तियां होती हैं। ये आप भी मानती हैं सरकारी सेवा में। और मेरे आंकड़े हैं, मेरा बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है, 20 से 25 लाख रिक्तियां इस वक्त सरकारी महकमों में चल रही हैं। ये सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है, अदरवाइज 20 लाख घरों के हालात बेहतर हो सकते हैं अगर नौकरी दे दी जाए। तो ये जो दावा आप किया जा रहा है कि हमने इतनी नौकरियां बेरोजगारों को दी है, या इतने हमने कॉलेज खुलवा दिए, या जो उत्तर प्रदेश की जो सड़कें थी हमने गड्ढा मुक्त करवा दी, एग्जाम्पल भी देते हैं एक्सप्रेसवे का। एक्सप्रेसवे अलग चीज है। एक एक्सप्रेसवे आपने बना दिया, चलिए अच्छी बात है, लोगों को सुविधा मिल गई, उससे ग्रामीण सड़क गड्ढा मुक्त होने का कोई मतलब उससे कोई संबंध नहीं है। ग्रामीण सड़क अलग है, एक्सप्रेसवे अलग है। और रोजगार की बात है तो रोजगार तो 5 सालों में जितना दिया है, मैं जहां जहां जिस गांव में गया हूं उस विधानसभा में मैंने हिंदू मुस्लिम सारे लोगों से पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि 5 साल के अंदर एक भी लड़के को कोई सरकारी रोजगार मिला हो? तो उन्होंने कहा नहीं मिला है। तो क्या हमने पूछा कि क्या ये उत्तर प्रदेश बाराबंकी में या भारतवर्ष में नहीं है क्या? उन्होंने कहा नहीं भारतवर्ष में है। तो हमने कहा नहीं, सरकार तो आंकड़े कर रही, इतनी लाख नौकरियां हमने दे दी। उनका गलत, झूठ, बिल्कुल झूठ। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार भी 5 साल रही, अखिलेश यादव सीएम रहे, वो भी दावा करते कि कई विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं। जो काम उन्होंने शुरुआत की थी वही बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और उन्हीं का रिबन काटा गया है। अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वादे पूरे नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में 2 वादे योगी जी ने किया था। एक किया था कि देवा से चिन्हट से लेके देवा और कुर्सी तक 4 लेन बनवाएंगे और टेढ़ी पुलिया से लेके महमूदाबाद तक 4 लेन बनवाएंगे। ये 2 वादे हुए थे और ये दोनों वादे रह गए। बाकी इनके स्तर से कोई काम नहीं हुआ है। काम हुआ है केंद्रीय योजनाओं का, जैसे एक्सप्रेसवे बन गया, कोई 4 लेन बन गया होगा। अदरवाइज एक ही एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इनके जमाने में बना है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वो केंद्र सरकार की देन है। उसमें राज्य सरकार का बस इतना ही होगा कि भाई जमीन एक्वायर करके इन्होंने दिया होगा, जो भी सहयोग किया होगा, जो भी इनसे अपेक्षा की जाती है उतना किया होगा। प्रदेश स्तर पर कोई भी विकास कार्य नहीं, इनके स्तर से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कोरोना काल की बात की जाए, 2 साल तक काफी पैनिक सिचुएशन रही। उस दौरान आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति रही? भारतीय जनता पार्टी की ओर से राशन भी बंटवाए गए, ये भी दावा इस बार के चुनाव में किया जा रहा है। कोरोना काल में पूरा साथ भारतीय जनता पार्टी ने जनता का दिया है। देखिए, कोरोना काल में जो डेली कमाने खाने वाले लोग थे उनका रोजगार ज़्यादा खराब हुआ। जैसे फल बेचना, सब्जी बेचना, होटल खोलना या ठेले पर सामान बेचना, ये सब चीज़ें कोरोना काल में बंद हो गई। काफ़ी लोग मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं रही। तो सरकार ने अगर
इस तरह का इंतजाम किया है, और प्रभावित तो बड़े लोग भी हुए हैं किसी न किसी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मगर अगर उनको उस वक्त सहायता, कोई डूब रहा हो तो सबसे पहले उसको डूबते को निकालना हमारा फर्ज बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जनता और सरकार का एक बहुत घना रिश्ता है। अगर जनता गरीबी में है, परेशानी में है, भूखमरी में है, तो निश्चित रूप से जो भी सरकार रहेगी उसको उसकी मदद करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। AIMIM पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप, और कितनी मजबूती से इस बार के चुनाव में? देखिए, कोई भी चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है। पार्टी अपने पूरे मैनिफेस्टो के साथ और सारी चीज़ों के साथ, अगर कांग्रेस सपा बसपा अपने वादे पूरे किए होते और सिर्फ अल्पसंख्यकों को वोट बैंक नहीं समझा होता और खाली वोट देने की मशीन नहीं समझी होती, तो शायद वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मगर वो सिर्फ हक दिलाने की बात करते हैं, भागीदारी दिलाने की बात करते हैं, और ये बातें हमारे वोटरों के दिल तक पहुंचनी चाहिए और पहुंच रही है। और धीरे धीरे, हाँ, ये ज़रूर है कि हम बहुमत में तो एकाएक नहीं आ जाएंगे, मगर हम भी लड़ाई में हैं। हाँ, सपा के वोट बढ़ जाएंगे? नहीं, देखिए कि कोई भी वोट किसी भी पार्टी का कोई जरखरीद वोट नहीं होता है, कोई बंधुआ वोट नहीं होता है। और लोकतंत्र में चूंकि 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, 5 साल के बाद अपना जनप्रतिनिधि बदलने की आपको पूरी स्वेच्छा से आप बदल सकते हैं, तो कोई वोट किसी का नहीं है। ये कहना कि उनका वोट कम हो जाएगा या कट जाएगा, ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए। जिसको जहां अच्छा लगेगा, जिसकी नीतियां सही लगेंगी, उनको वोट देगा। एक सवाल मैंने पूछा था, सिर्फ 100 सीटों पर ही क्यों प्रत्याशी? शुरुआत है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ये शुरुआत है। आपने देखा होगा कि 1984 में बसपा का सिर्फ एक विधायक था। शुरुआती दौर में पार्टी की नीतियों को धीरे धीरे काशीराम जी ने फैलाया। उसका रिजल्ट हुआ कि बहन मायावती जी 1993 में सरकार में आई, और फिर 2002 में आई, साल भर थी, इस्तीफा दे दिया, और 2007 में पूर्ण बहुमत से आई। तो हर पार्टी का इतिहास ऐसे ही है, एकाएक कोई उरूज पर नहीं आ जाता है। मगर इस पार्टी को इक़्तिदार में आने में बहुत कम समय लगेगा, मेरा विश्वास है। दल बल की राजनीति भी बड़ा देखने को मिलती है चुनावों के पहले। सिर्फ प्रदेश की बात नहीं करूंगी, किसी भी चुनाव की बात की जाए, इस बार भी यही देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ, इधर उधर पार्टी बदलना शुरू हो गई। इसको कैसे देखिए, वर्तमान में राजनीति जो है वो सिद्धांतों की नहीं रह गई है। अब तो ये पूरा बिजनेस हो गया है। यहाँ टिकट नहीं मिला तो वहाँ से ले लिया। तो ऐसे लोगों का ऐसे ही होगा हमेशा इस तरह का, और मौजूदा में आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा हो जाएगा कि वो अपना प्रतिष्ठा बना लेते हैं कि है मुझे टिकट नहीं दिया, तो पता चला कि साहब उस पार्टी से टिकट लेके लड़ रहे हैं। ये है। आपके मैनिफेस्टो की मुख्य बातें क्या है जो लोगों तक पहुंच पा रही है? प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे अपनी बातों को लेके, क्या वो मुख्य बातें हैं जो लोगों को रिझाने का काम कर रही है, आपको ऐसा लगता है? मेरे अल्पसंख्यक समाज में सबसे पहले तो ये 74 साल का इतिहास है कि जो भागीदारी में कुछ भी नहीं मिला, और अगर कागज़ों में मिल भी गया है तो धरातल पर कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम समाज की 24 जातियां शामिल हैं। शेख, सैयद, मुगल, पठान को छोड़ के 24 जातियां शामिल है, मगर अगर आप नौकरी के नाम पर देखें तो उनका हिस्सा कोई और ले जा रहा है और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि भाई दलितों से भी बदतर है, और रंगनाथ मिश्रा कमेटी उसका इलाज बताती है
कि जो 24 जातियां हैं अन्य पिछड़े वर्ग में, वो 8.5% रिजर्वेशन उनका अलग कर दिया जाए। और अनुसूचित जाति में जो हमारे मुस्लिम मोची हैं, मुस्लिम धोबी हैं, मुस्लिम नाई हैं और मुस्लिम जमादार हैं, हलालखोर हैं, उनके लिए 1.5% रिजर्वेशन उनके लिए भी अलग कर दिया जाए। मगर वो सारी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है, नहीं किसी सरकार की इच्छा शक्ति है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये खोखला नारा है, ये खोखला नारा है। क्योंकि उन्हीं भाई पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री तो वो भी है ना, जितनी रिपोर्टें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं कुछ को लागू करते नहीं। कांग्रेस ने लागू किया, इनको लागू करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं होती है 5 साल बाद, लेकिन दावा बीजेपी कर रही है कि एक बार फिर 300 प्लस, सपा भी कर रही है कि 400 प्लस। 10 मार्च के नतीजों की बात की जाए तो यही दावा हर जगह हमें देखने को मिल रहा है। ये सब बड़बोलापन है। 350 कोई कह रहा, कोई 400 कह रहा है, तो दोनों जोड़ दीजिए, 750 सीट तो है नहीं, कुल 403 ही सीट है और इसी में जीतना है। मगर इस बार निश्चित रूप से भाजपा सरकार में नहीं आएगी और हमारे सहयोग के बगैर कोई सरकार बनेगी भी नहीं। आगे जाके गठबंधन की ओर इशारा है। गठबंधन होगा। बीजेपी के साथ नहीं करेंगे? नहीं, बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। सपा का रहा या बसपा का, गैर सब भाजपा बनेगी तो उसमें अगर उनको जरूरत हुई और मुद्दों पर होगा कॉमन मिनिमम। भाजपा से इतनी नाराजगी का कारण, भाजपा से इतनी नाराजगी? असल में वो बिल्कुल धर्म और जात की राजनीति करती है। मतलब हमारे चाहे रहने, पहनने, खाने, हर चीज पर रोड़ा अटकाने वाली पार्टी है। इसलिए देखिए, कहीं न कहीं स्वायत्तता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। देश आजाद हो गया। ये कारण तो नहीं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है? हाँ, करती है, करे, हमको कोई दिक्कत नहीं, मगर हमको जो नुकसान पहुंचाने का कदम वो उठाते हैं वो गलत है, वो गलत है। किसी और पार्टी से भी आपका गठबंधन आप कर सकते हैं? भारतीय जनता? हाँ जी हाँ, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कहती हैं, मगर वो सेकुलर है नहीं। मगर फिर भी भाजपा के अलावा जो भी होगा, हम मुद्दों पर आधारित या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करके हम साझेदारी करेंगे। कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के नतीजों पर बता दीजिए क्या होगा? कुर्सी विधानसभा आज की डेट में आपके आशीर्वाद से सिर्फ भाजपा और AIMIM में लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। सपा नहीं? तो नतीजे क्या हो सकते हैं? अब जो हो अलग बात है, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। हाँ, ये है कि अनुमान लगा सकता हूँ, मगर मुझे उम्मीद है कि AIMIM पार्टी जीतेगी यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया कोमेल अशरफ खान जी हमारे साथ ये तमाम चर्चा करने के लिए, और क्या कुछ रणनीति है आपकी पार्टी की वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज़, फतेहपुर कुर्सी।